दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा है, एमएस एक्सेल में व्यू टैब के बिना एक्सेल का सफ़र अधूरा होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल देखा है और बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। दोस्तों, थंबनेल के अनुसार जैसा भी मैंने आपको बताया है कि व्यू टैब के जितने भी ऑप्शन होते हैं, आपको कितनी भी एक्सेल क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आप व्यू टैब के ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं, इनका यूज करना नहीं जानते हैं, तो आपका एक्सेल सीखना बेकार है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि आप कितना भी काम कर लीजिए एक्सेल में, लेकिन बाद में उस किए गए कार्य को आपको मान लीजिए हार्ड कॉपी में प्रिंट वगैरह करना है, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको व्यू टैब की सारा उसकी सहायता लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे आज व्यू टैब से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं और यहाँ पे जो भी एडवांस फीचर है उनके बारे में आज विथ प्रैक्टिकल आपके सामने हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, तब मैं जाके व्यू टैब के ये सारे वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो पेशेंस बना के रखें और चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो देखिए, व्यू टैब में हमारा जो पहला ग्रुप है वो है वर्कबुक व्यूज, दूसरा है शो हाइड, तीसरा है जूम, चौथा है विंडो, ठीक है। आज हम ये सिर्फ 4 ग्रुप कवर करेंगे। माक्रो वाला जो ग्रुप है इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम माक्रो को इसमें स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला व्यू क्या होता है, वर्कबुक व्यूज। देखिए दोस्तों, वर्कबुक व्यूज में होता क्या है कि जो भी हम काम करते हैं तो एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू में कैसे, जिस तरह से अभी आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो फाइल खुली हुई है जिसमें से हम कोई भी डेटा इंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम काम करते हैं और नॉर्मल व्यू जो कहलाता है वो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल व्यू ही होता है। व्यू मतलब दोस्तों देखने का जो तरीका होता है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में किसी भी डेटा शीट को या किसी भी वर्कशीट को हम कितने तरीके से देख सकते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। तो पहला तो हो गया नॉर्मल व्यू, कि जैसे हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो जो भी व्यू हमको बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है वो हमारा नॉर्मल व्यू है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम अपने ये पेज लेआउट में। पेज लेआउट व्यू क्या होता है, देखिए पेज लेआउट व्यू होता क्या है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो पेज है आपने जो क्रिएट किया है तो प्रिंट होने के बाद किस तरह से दिखेगा, ये होता है पेज लेआउट व्यू, ठीक है। इसमें से ये दिख जाता है कि आपका जो डेटा प्रिंट होगा तो किस तरह से प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए कि अभी आप नॉर्मल व्यू में हैं और यहाँ से अभी आप अगर प्रिंट कर देते हैं तो आपका डेटा एक पेज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे देखिए ये एक डॉटेड लाइन दिख गई है ना। ये डॉटेड लाइन कब आती है, जब आप पेज लेआउट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए हमारा डेटा जो है तो ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। कुछ डेटा पहले पेज में आ रहे हैं, कुछ डेटा हमारे दूसरे पेज में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम पेज लेआउट चेक कर लेते हैं कि जो हमने डेटा बनाया है वो हमारा एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इसको हम सेट करने के लिए भी बताएंगे कि इसको हम एक पेज में कैसे सेट करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी एक दूसरा ऑप्शन है उसमें बताएंगे। अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि पेज लेआउट का काम क्या होता है। पेज लेआउट का दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों वो हेडर एंड फुटर ऐड करने का। देखिए एमएस वर्ड में तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है हेडर फुटर ऐड करने का, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट, अगर आप नॉर्मल व्यू में हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे हेडर फुटर दिखेगा नहीं, ठीक है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तब आपको हेडर और फुटर दिखेगा। हेडर फुटर के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाला है, उसमें वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और नॉर्मल मैं बता देता हूँ कि हेडर वो चीज़ होता है जो प्रत्येक पेज के टॉप में प्रिंट होता है और फुटर प्रत्येक पेज के लास्ट में प्रिंट होता है, ठीक है। वो हमारा हेडर और फुटर होता है। अगर हम एक्सेल में हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड हेडर, इसमें हम क्लिक करेंगे और जहाँ यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं कोई कंपनी का नाम दे देते हैं, जैसे ये सेल्स रिपोर्ट है ना, तो किस कंपनी का नाम है, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं ABC गारमेंट्स, ठीक, सॉरी ABC गारमेंट नहीं, ABC टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऐसे है ना, तो हम गारमेंट्स तो दे नहीं सकते, ठीक है। ABC टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम दे दिए
अब इसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से। और ये इसकी साइज़ वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी जितनी साइज़ आपको चाहिए, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब आप जहाँ भी क्लिक करेंगे देखिए प्रत्येक पेज में आपको टॉप में ये हेडर आपको दिखाई देगा। ये देखिए जहाँ भी आपका डेटा रहेगा तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। अब अभी अगर आप इसको नॉर्मल व्यू में जाते हैं, देखिए नॉर्मल व्यू में अगर हम जाएंगे तो हमारा वो हेडर हट गया है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, ये देखिए तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको वो चीज़ दिख जाएगा। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो परचेज तक आ रहा है, ठीक है। बाकी जो डेटा है वो आपका दूसरे पेज में आ रहा है, लेकिन जो हेडर है तो हेडर जितने पेज में हमारा डेटा है उन सभी पेज में आपका हेडर प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों जो दूसरा व्यू है हमारा पेज लेआउट का। तीसरा है हमारा पेज ब्रेक का। अब ये देखिए पेज ब्रेक काम क्या करता है। पेज ब्रेक क्या काम करता है कि जितना डेटा हमारे सीट में होगा, जितना भी डेटा होगा तो उतना ही डेटा दिखाएगा और बाकी सीट को जो है तो ब्रेक कर देगा, वहाँ से अलग कर देगा। देखिए कैसे। अब अभी हमारे पास ये डेटा है ए से लेकर जी तक में, ये देखिए कॉलम ए से लेकर कॉलम जी तक और यहाँ कॉलम नंबर 10 तक, ठीक है, इतना डेटा है हमारे पास। अगर हम इसको पेज ब्रेक करते हैं, ये देखिए जैसे ही हमने पेज ब्रेक किया तो इस तरह से हमारा ये आ गया है और ये दिखा रहा है कि इतना डेटा है आपका, बाकी जो डेटा है, बाकी जो पेज खाली था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब आप इसको यहाँ जब देखिएगा, देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए वाटर मार्क के रूप में आपको दिख रहा होगा पेज 1 और इसमें लिखा है पेज 2 और यहाँ पे एक ब्लू कलर की डॉट डॉट की लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन आपकी बता रही है कि आपका जो डेटा है तो एक पेज में नहीं आ रहा है, ठीक। अगर आप पेज ब्रेक का यूज करके और अपने डेटा को एक पेज में सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आप जब इस डॉट जो ब्लू कलर की डॉट लाइन है इसमें जब आप माउस पॉइंटर अपना ले जाएंगे तो यहाँ देखिए आपका पॉइंटर एरो में कन्वर्ट होगा। अब इसको आप डबल क्लिक पकड़ के ऐसे और इधर ड्रैग कर दीजिए लास्ट तक। ये देखिए अब आपका जो डेटा है वो एक पेज में शो हो गया है, ठीक है। अब आप जब इसको नॉर्मल व्यू में करेंगे तो ये देखिए आपका डेटा एक पेज में आ गया है। अब आप पेज लेआउट में जब जाइएगा तो अब देखिए आपका जो डेटा है पूरा एक पेज में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पेज ब्रेक ऑप्शन से भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप ये 3 ऑप्शन समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का काम क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टम व्यू में क्या काम होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि परचेज, ठीक है, इतना हम यहाँ से सेलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक किए और यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं परचेज का। हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल जो परचेज का है वो कितना डेटा है, हम इसको ओके कर दिए, ये हमारा परचेज का हो गया, ठीक। अब दूसरा हम मान लीजिए यहाँ पे डाल दिए प्रॉफिट, ठीक है, इसको भी सेलेक्ट किए, कस्टम व्यू में गए और इसको हम यहाँ से ऐड किए, देखिए, और इसको हम कर दिए प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, इसको कर दिए ओके, ठीक। अब अगर हम इसको कस्टम व्यू में जाते हैं, इधर कस्टम व्यू, अब क्या देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए परचेज देखना चाहते हैं, परचेज में क्लिक किए और इसमें कर दिए शो। ये देखिए जैसे ही हम शो में क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है, हमारा जो पॉइंटर है, तो ऑटोमेटिक उस एरिया को सेलेक्ट कर लेगा जिसमें उसको व्यू किया गया है, जिसको उसको सेलेक्ट करके ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा कर्सर अभी यहाँ पे क्लिक है, अगर हम कस्टम व्यू में जाके और प्रॉफिट में क्लिक करके शो करते हैं तो ये देखिए हमारा जो डेटा था तो प्रॉफिट में हमारा कर्सर आके इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया है। तो ये होता है दोस्तों एक की फीचर है कि हम अपने किसी मतलब अपने पूरे डेटाबेस के किसी भी एक एरिया को अगर हम स्पेसिफिक तरीके से उसको सेट करके और सेव करना चाहें बाद में उसको देखने के लिए, तो ये होता है हमारा कस्टम व्यू, ठीक है। इनमें से आप किसी को भी कोई भी डेटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चौथा आता है आपका फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मोड क्या होता है कि जैसे ही आप फुल स्क्रीन में करेंगे
तो ये जितने भी आपके होम टैब, ये जो भी टाइटल बार, मेनू बार, ये सब दिख रहा है ना, ये सब हाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए, ये एक्चुअली उसके लिए होता है कि जब आप आपके पास बड़ा डेटा है और आप उसको थोड़ा सा रीड करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन स्क्रीन छोटी पड़ रही है, तो आप यहाँ फुल स्क्रीन मोड में करके और इसको ऐसे देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और जो भी आवश्यकता हो तो आप ऐसे डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से वापस आने के लिए कीबोर्ड से आपको ESC बटन प्रेस करना होगा, जो कॉर्नर पे है, एस्केप बटन जिसको कहते हैं, इसको प्रेस कर देंगे तो आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहे वर्कबुक व्यूज के ये 5 ऑप्शन, ठीक। अब चलिए आते हैं अपने ये शो एंड हाइड वाले में। देखिए शो एंड हाइड का ऑप्शन क्या होता है, इनमें इसकी क्या ज़रूरत होती है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम आते हैं ग्रिड लाइन पे, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, रो और कॉलम की, ये कॉलम है और ये रो है, इन रो और कॉलम की जो लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, तो इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। अगर आप इस ग्रिड लाइन को हटाना चाहते हैं तो इस ग्रिड लाइन में आप क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए अब आपका जो पेज है वो प्लेन दिखेगा, दिखने के लिए प्लेन ही दिखेगा, लेकिन ये हालांकि डिवाइड है, ग्रिड में डिवाइड है, सेल है अभी इसके अंदर, लेकिन जो विजिबिलिटी है ग्रिड लाइन की वो यहाँ से हट जाएगी। तो अगर कभी कभार आपके साथ ऐसा हो जाता है एक्सेल में कि ग्रिड लाइन शो ही नहीं हो रही है, तो आप व्यू टैब में जाके और ग्रिड लाइन को यहाँ से क्लिक कर दीजिए, तो ये एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपको यहाँ से फार्मूला बार, ठीक है। ये फार्मूला बार क्या होता है, फार्मूला बार में आप क्लिक करिए ऐसे, और ये देखिए ये जो जैसे आप जो भी टाइप कर रहे हैं फार्मूला, जैसे यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला लगाया है, ये देखिए फार्मूले के लिए, तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमारा सब फार्मूला बार में दिखता है, ये देखिए दिख रहा है ना। अगर आप फार्मूला बार यहाँ से हटा देंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है, इसके लिए होता है, ठीक। और ये दोस्तों हमारा ये रूलर होता है, रूलर पहले से ही हमारा चेक है। रूलर का काम क्या होता है कि यहाँ से इसको सेटिंग करने के लिए होता है, जैसे जब यहाँ पेज ब्रेक में गए ना, जैसे देखिए सॉरी पेज लेआउट में जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए ये पटरी जैसे कुछ आकार दिख रहा है, पटरी जैसे, तो इसको रूलर कहते हैं। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये पटरी जैसा आकार आपका हट जाएगा। ये रूलर काम क्या करता है कि जैसे जो मार्जिन वगैरह है सेट करने के लिए, है ना, कि जैसे ये जो कॉलम है इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होगी, आप यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। आप एक्सेल में जो रो और कॉलम की हाइट और विड्थ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट करते हैं ना, वो रूलर की वजह से करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी रूलर ना रहे तो आप इसके साइज को यहाँ से फिक्स नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको अनटिक कर दें और फिर इसको नॉर्मल व्यू में कर दें, ठीक है, तो देखिए ये अभी यहाँ पर तो हो रहा है, लेकिन जब आप पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिर वो रूलर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रूलर में ऐसे टिक कर दीजिए और नॉर्मल व्यू में चले जाइए, ठीक है। इसके बाद फिर आता है यहाँ आपका हेडिंग है, ये देखिए हेडिंग में क्या दिख रहा है। हेडिंग में क्या होता है कि जो कॉलम और रो का नाम होता है, कॉलम का नाम जैसे ABCD होता है, रो की संख्या 1 2 3 4 5 होती है, तो इसको जब आप क्लिक कर देंगे तब ये अगर ये टिक है तभी ये नाम दिखेगा, अदरवाइज अगर ये मान लीजिए कि अनटिक है ऐसे तो ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आपके साथ कभी कभी ऐसा हो गया होगा, तो इस समस्या का समाधान यही है, आप व्यू टैब के अंदर शो एंड हाइड में जाके हेडिंग में क्लिक कर दीजिए तो शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों कि आज इतना तो आपका कंफर्म हो गया होगा कि आप इनका यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा जूम का। जूम का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, जूम मतलब होता है बढ़ा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हो, एक जूम इन होता है, एक जूम आउट होता है। जूम इन का मतलब होता है बढ़ाना और जूम आउट का मतलब होता है घटाना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम लिखा हुआ है, जूम में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे साइज होती है, जो वर्कशीट की साइज होती है जूम इन की, तो वो 100% होती है। अगर आप 100% से ज़्यादा कर रहे हैं, अगर 110 कर रहे हैं या 100 से ऊपर जितना भी कर रहे हैं, मतलब आप जूम इन कर रहे हैं। और अगर आप 100% से कम कर रहे हैं मतलब जूम आउट कर रहे हैं। 100% हमारा नॉर्मल व्यू में होता है, ठीक। यहाँ पे अगर आप हम मान लीजिए 75 करते हैं और इसको ओके करते हैं तो ये देखिए हमारे वर्कशीट की साइज़ जो है तो कम हो गई है, ठीक है।
तो यहाँ से आप 100% यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप यहाँ से भी जो स्लाइडर दिया गया है जूम इन जूम आउट का, तो आप यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं। इसका काम ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको सीट में डेटा छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है, या कि किसी चीज़ को आप बढ़ा के दिखाना चाहते हैं बड़े साइज में, किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है विजिबिलिटी की, तो उनके लिए ये जूम इन और जूम आउट का होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप ये 100% में है। जैसे अभी आप बढ़ा घटा के कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम 200 कर दिए, ठीक है, तो 200 में इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, और इसको हम बढ़ा देंगे इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जूम इन होती है तो वो क्या होती है 100% की। आप कितना भी परसेंट बढ़ा लीजिए, अगर आपको 100% में लाना है तो एक बार यहाँ पे 100% में क्लिक कर दीजिए, एक बार में ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद होता है जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या है कि जूम जब करते हैं तो पूरी सीट बढ़ती है, देखिए पूरी सीट बढ़ रही है ना। आप नहीं चाहते हैं कि पूरी सीट बढ़े, आप चाहते हैं कि जो डेटा हम सेलेक्ट करें सिर्फ उतना ही जूम होके हमको वो दिखे, बाकी और चीज़ भले ही जूम हो पर हमको जो फोकस करना है वो जो हम सेलेक्ट किए हैं उतने में ही फोकस हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ईस्ट में जनवरी और मार्च का डेटा देखना चाहते हैं परचेज का। अब इतना हम सेलेक्ट किए, इसको करिए जूम टू सिलेक्शन। ये देखिए यहाँ पे देखिए जनवरी टू मार्च यहाँ पे फोकस हो रहा है, ठीक। बाकी पेज हमारा जूम हुआ है 400 तक हुआ है, लेकिन हमको जो फोकस करना था वो किस में हमने किया, जो हमने सेलेक्ट किया था वही हमारे स्क्रीन के सामने ये आ गया है। बाकी चीज़ जूम हुआ है लेकिन वो छिप गया है, लेकिन हमको क्या करना था जूम टू सिलेक्शन, सेलेक्ट करने के बाद हमको जूम करना था, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एरिया को जूम करता है, आप जितने को सेलेक्ट करोगे उतने को ये जूम करके दिखाएगा। ये काम होता है जूम टू सिलेक्शन का, ठीक है। अब इसके बाद फिर आते हैं दोस्तों विंडो वाले ग्रुप में। देखिए विंडो ग्रुप में क्या होता है कि आपके स्क्रीन में देखिए जो भी आप अभी देख रहे हैं ये सब क्या है, ये विंडो है, ये विंडो है, MS एक्सेल की विंडो है, ठीक है। अब इस विंडो में अलग अलग तरह के काम, जैसे अभी होता क्या है कि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो विंडो है, ये MS एक्सेल की विंडो हम खोले हैं, एक फ़ाइल है, यहाँ पे फाइल का नाम है व्यू टैब, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप इसी विंडो की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करेंगे न्यू विंडो, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो बन जाएगी। देखिए जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे व्यू टैब 2 आ गया है, फिर क्लिक करेंगे तो व्यू टैब 3 आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे व्यू टैब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे इसी विंडो की डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जो टास्क बार है, टास्क बार में जब आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू टैब 1, व्यू टैब 2, व्यू टैब 3 और व्यू टैब 4, ये 4 कॉपी बन गई है एक ही विंडो की, ठीक है। तो ये काम होता है। अच्छा, अब ये हम इसकी डुप्लीकेट विंडो बनाते क्यों हैं, ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे देखना होगा अरेंज ऑल का। अरेंज ऑल का काम क्या होता है, अब जैसे आपने एक ही विंडो की 4 कॉपी तो बना ली, 4 से अधिक भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर उन सबको एक साथ आप स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा पाएंगे, अरेंज करके। तो यहाँ पे जाइए अरेंज में, अरेंज ऑल करिए। अब अरेंज ऑल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन से फॉर्मेट में अरेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 4 फॉर्मेट दिए गए हैं अरेंज करने के। जैसे हम यहाँ पे किए टिल्ड, इसमें क्लिक किए और कर दिए ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि चारों विंडो आपको स्क्रीन में एक साथ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये देखिए ये व्यू टैब 4, व्यू टैब 2, व्यू टैब 3 और व्यू टैब 1, देखिए सबकी फाइल है, ठीक है ना। तो ये अरेंज करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए बात ये है कि हम बनाने के लिए बना तो लिए, लेकिन हम इसको करेंगे क्यों इस तरह से, किसी भी विंडो की डुप्लीकेट कॉपी क्यों बनाएंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सीट है, हमारी मेन सीट हो गई, ठीक है, ये हमारी एक मेन सीट हो गई। इसको हम थोड़ी सी और ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से यह हमारी मेन सीट है। अब हमारे इस सीट में, इस वर्कबुक में 4 सीट बनी है, ठीक है, लेकिन हम चारों सीट एक ही में नहीं खोलना चाहते, क्योंकि अगर हम मेन सीट इसमें खोलेंगे
तो यहाँ पर और जो सीट है उनको अलग अलग में खोलना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास रीजन वाइज डेटा है और सबका डेटा हम अलग अलग सीट में मैनेज किए हैं। इसमें हम क्लिक किए, हमारी मेन सीट है। अब यहाँ पे हम खोलना चाहते हैं नॉर्थ की, तो इसमें देखिए नॉर्थ में क्लिक किए तो नॉर्थ की खुल जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक किए ईस्ट की खुल जाएगी। यहाँ पे क्लिक किए साउथ की खुल जाएगी, देखिए साउथ की खुल गई। ठीक है, विंडो हमारे पास एक ही है, लेकिन उस विंडो में जो डेटा है तो सीट वाइज हम अलग अलग खोले हैं। अगर हमारे पास एक ही वर्कबुक में कई सारी सीट है और सभी सीट में अलग अलग डेटा है और सभी सीट के डेटा को हम एक साथ ओपन करके देखना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों यूज होता है हमारा ये न्यू विंडो ऑप्शन और अरेंज ऑल का ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको जैसे नॉर्थ वाले में कुछ एंट्री करनी है तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखिए नॉर्थ लिखिए। अब यहाँ पे जैसे लिख लीजिए आपको स्मार्टफोन, यहाँ पे स्मार्टफोन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मार्च और यहाँ पे 9,500 में ख़रीदे हैं और 12,500 में सेल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मूला लगा होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, जो भी इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो आप इस तरह से दोस्तों अलग अलग सीट में सभी सीट के डेटा को एक साथ ओपन कर सकते हैं न्यू अरेंज करके। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि चलिए हम अपने मेन सीट में आ जाते हैं। ये हमारा है सीट 1। ठीक है, इसमें हम क्लिक किए सीट 1 में। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारा ये अगला ऑप्शन जो आता है फ्रीज पेन्स का। देखिए फ्रीज पेन्स का मतलब क्या होता है, जमाना। ठीक है, क्या जमाना, जैसे हमारे पास ये डेटा है, अब हम एंट्री करते गए और मान लीजिए कि हमारी जो एंट्री है और नीचे तक चली गई ऐसे। ठीक है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कॉलम में कौन सी डेटा एंट्री करनी है। ठीक है, लेकिन इस फ्रीज पेन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि इन कॉलम को, इस रो को आप फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये जब हेडिंग इसकी फिक्स रहेगी ना तो फिर आपका डेटा कितना भी स्क्रॉल होगा, हेडिंग तो वही दिखेगी कि किस में क्या एंट्री करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाइए फ्रीज पेन में, यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फ्रीज पेन, दूसरा है फ्रीज टॉप रो और तीसरा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। देखिए अगर आप फ्रीज पेन करते हैं, ठीक है, फ्रीज पेन करते हैं तो आपका जो जहाँ पे आप सेलेक्ट किए हैं, जहाँ आपका माउस का पॉइंटर है जिस सेल में है, अगर आप फ्रीज पेन करते हैं तो इसके जस्ट ऊपर का जो रो है वो आपका इधर देखिए, इसमें क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऊपर तक का जो भी डेटा है वो सब क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जहाँ पे आपका माउस पॉइंटर अभी क्लिक है। ठीक है, अब इसको अगर आप अनफ्रीज कर देते हैं तो ये देखिए पूरा स्क्रॉल हो रहा है, पूरा ऊपर दब जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लेके ऊपर तक के जितने भी डेटा हैं वो सब फ्रीज हो जाएं तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए और इसको आप फ्रीज में जाइए और कर दीजिए फ्रीज पेन। ठीक है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए आपका जो पूरा हेडिंग था ऊपर का ये पूरा रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से यूज होता है ये फ्रीज पेन। अब यहाँ से अनफ्रीज करने के लिए आप अनफ्रीज में क्लिक कर दीजिए। दूसरा है आपका फ्रीज टॉप। फ्रीज टॉप में क्या होता है, टॉप रो मतलब ये जो पहली रो है जिसमें लिखा है सेल्स रिपोर्ट, अगर आप सिर्फ इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो आप फिर चाहे जहाँ भी क्लिक किए रहिए, यहाँ क्लिक करिए फ्रीज टॉप रो कर दीजिए। तो देखिए आप सिर्फ आपकी टॉप रो दिखेगी, बाकी सब रो स्क्रॉल हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये काम होता है इसका टॉप रो का। अगर इसको हटाना है तो अनफ्रीज कर दीजिए। ठीक है ना, इसके बाद फिर यहाँ पे आता है, देखिए और क्या ऑप्शन आता है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अगर देखिए अभी क्या होता है कि हम यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं कॉलम में तो हमारा जो कॉलम है वो दबता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहला कॉलम जो सीरियल नंबर का है वो ना दबे तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपका जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा, सब बढ़ जाएंगे लेकिन सीरियल नंबर का वहीं रहा आएगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों हमारा फ्रीज का। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसको हटाना है तो यहाँ पे आप चले जाइएगा, इसको आप अनफ्रीज कर दीजिए तो ये हट जाएगा। अब आप आगे बढ़िए, आपका कॉलम अनफ्रीज है वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो इतना चीज़ तो आपको कंफर्म हो गया होगा दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि साथ में प्रैक्टिकल भी करते चलिए, तो आपको और आसानी होगी समझने में, ठीक है। और वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि हम डिटेल में बता रहे हैं तो, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कभी कभी मिस हो जाती हैं, तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, भले ही आपको आता है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, हमको सपोर्ट करें, शेयर करें हमारी वीडियो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है स्प्लिट का। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि जैसे हम इसमें क्लिक जब करेंगे इस तरह से, तो ये डेटा हमारा स्प्लिट हो जाएगा, दो अलग अलग भागों में हमारा स्प्लिट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा अलग डेटा बन गया है, ये देखिए अलग है। यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा अलग डेटा बन गया है, ठीक है। डेटा हमारा एक ही है, लेकिन ये अलग अलग भागों में हमारा डिवाइड हो गया है। अब आप जहाँ से इसको डिवाइड करना चाहें, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इतना डेटा है हमारा, ये पूरा इसमें हो रहा है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे इसमें, तो ये देखिए ऊपर का हमारा फिक्स रहेगा। ये एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इतना डेटा आप इसको फिक्स रखना चाहते हैं कि ये ऊपर के 4 डेटा हमको दिखे और बाकी जो डेटा है वो हमारा नीचे वाला दिखे कि ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए होता है कि अगर आप और नीचे के डेटा को देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ डेटा आप ऊपर के फिक्स करना चाहते हैं, तब आप इस तरह के इनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट कर देंगे तो आप जब बड़ा डेटा सेट होगा आपका, तब आपके काम की चीज़ है ये, तब इसको आप स्प्लिट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। कौन सी हाइड हुई है? जो अभी सीट व्यू टैब 1 की सीट थी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी सीट थी ना, इसीलिए एक सीट हाइड हुई है। इसको आप अनहाइड करिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू टैब 1, इसको ओके करिए, ठीक है। अब यहाँ से आप स्प्लिट को हटाइए तो स्प्लिट हट जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका व्यू टैब में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेन्स और स्प्लिट हाइड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू साइड बाय साइड, इसमें क्या यूज होता है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे ये देखिए, तो व्यू साइड बाय साइड में जैसे व्यू टैब 1, व्यू टैब 2, व्यू टैब 3 और व्यू टैब 2, 3 और 4, इसको मान ली करते हैं 2, ठीक है। तो व्यू टैब 2 हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है कि अगर हम एक डेटा को यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, देखिए हमारे पास व्यू टैब 1 है, व्यू टैब 2 है, ये व्यू टैब हमारे फाइल का नाम है और इसकी जो हमने कॉपी बनाई थी वो है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे हम व्यू टैब को भी डीएक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ पे हम आ गए। इसको अरेंज ऑल करते हैं पहले, ठीक है, टिल्ड में अरेंज ऑल। अब देखिए 4 फाइल हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे है व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी 2 फाइल हो गई है व्यू टैब की, दोनों में। अब यहाँ पे जैसे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग में क्या है, अगर हम इस फाइल में स्क्रॉल करते हैं तो हमारी दूसरी फाइल भी स्क्रॉल होगी, एक साथ स्क्रॉल होगी। अगर हम इसमें इसका हटा देते हैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, तो अब सिर्फ एक फाइल को हम स्क्रॉल करेंगे, दूसरी फाइल हमारी फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों में इसमें क्लिक कर देते हैं तो हमारी दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉल होगी। देखिए स्क्रॉल हम इसमें करेंगे, लेकिन ये डेटा भी जो नॉर्थ का है ये भी स्क्रॉल होगा। ये देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है ना, ऊपर दब जा रहा है, ठीक। तो ये काम होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा रीसेट विंडो पोजीशन का, रीसेट विंडो पोजीशन में ये हमारी जो पूरी विंडो है वो पहले जैसी हो जाती है, ठीक है। वैसे आप इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, इस तरह से। और जो हमारा ये है स्विच वर्क स्पेस, देखिए स्विच वर्क स्पेस का काम क्या होता है कि जैसे आप जब यहाँ पे नई विंडो बनाए ना, कई सारी जब नई विंडो में क्लिक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये 4, 5, अभी हम 6 विंडो बना लिए। अब सबको जब आप अरेंज कर लेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अरेंज किए, टिल्ड में ओके किए, देखिए 6 फाइल हमारी एक साथ है। अब अगर इसी वर्क स्पेस को आप इसी तरह से सेव करना चाहते हैं, ठीक है, कि इसी रूप में सेव भी हो जाए हमारी फाइल, तब इसको आप वर्क स्पेस सेव वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक नई फाइल ओपन होगी सेव करने के लिए, सेव वर्क स्पेस के नाम से, और ये हमारा जिसमें हम क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल चेंज होके और इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला जो है हमारा वो अगला ये है कि जैसे स्विच विंडो में हमको कौन से विंडो में जाना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं कि बहुत सारी विंडो बना लिए, 6 विंडो है हमारे पास, ये देखिए। और अभी करंट में हम कौन से विंडो पे हैं, 6 नंबर पे हैं। अगर हमको 2 नंबर पे जाना है तो ये देखिए 2 नंबर पे विंडो आ गई हम। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये विंडो नंबर ये 1 है और 1 के बाद ये 2 है, इसमें हम नॉर्थ का खोल लेते हैं। इसके बाद फिर ये 3 का है, इसमें ईस्ट का खोल लेते हैं। ये 4th है, इसमें साउथ का खोल लेते हैं। और ये 5th है, 5th में हम खोल लेते हैं यहाँ पे वेस्ट का। ठीक है, ये देखिए, और इसको जो है तुम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम 3 में जाना चाहें तो ये देखिए हमारा ये कर्सर है कहाँ आ गया है, 3 पे आ गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये डेटा है, अभी हमारे पास व्यू टैब 1 दूसरे विंडो में जाना है, तो अगर मान लीजिए व्यू टैब 4 में क्लिक किए, ये देखिए व्यू टैब 4 में हम आ गए हैं। ठीक है, और जितने भी फाइल हैं, जितने भी शीट हैं इस वाले की, उसमें हम किसी में भी यहाँ से स्विच कर सकते हैं। तो एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करने के लिए होता है दोस्तों, एक विंडो से दूसरे विंडो में जंप करने के लिए होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि इनका यूज हम कैसे करते हैं, और जब हमारे पास बड़ा डेटा सेट होता है तो उनकी हमको आप मैनेज करने की आवश्यकता किस तरह से पड़ती है। तो अगर आप सीख लिए हों और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो एक लास्ट वीडियो बनने वाला है MS एक्सेल में, वो बनेगा मैक्रोज पर। मैक्रोज के ऊपर हम आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना के देने वाले हैं, और ऐसा काम दिखाएंगे मैक्रो में कि आज तक आप मैक्रो का इस तरह से यूज ना देखे रहे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो तो आप देखिए ही, साथ में जब हम मैक्रो की वीडियो डालेंगे 1-2 दिन के अंदर, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।